नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारी नींद, जो कि कक्षा 10 की एक कविता है जिसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। तो यह है हमारी नींद का, या इस कविता में दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। एक तो नींद का अर्थ होता है हमारी स्वाभाविक क्रिया जिसमें शरीर और मस्तिष्क विश्राम की अवस्था में होता है। दूसरे अर्थ का प्रयोग हुआ है कि ऐसे लोग जो समाज में बेपरवाही का जीवन जीते हैं, समस्याओं के प्रति बेखबर होते हैं, वैसे लोगों को कारण बनाकर भी लेखक ने इस कविता की रचना की है। तो आगे हम देखते हैं कवि परिचय। कवि एक प्रसिद्ध समसामयिक कवि थे। समसामयिक का अर्थ होता है वर्तमान की समझ रखने वाला। उस कवि के अलावे उन्होंने पत्रकारिता और अध्यापन का भी कार्य किया था। वे एक अनुवादक भी थे। आगे हम देखते हैं कि इनका जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर के टिहरी गढ़वाल के उत्तराखंड के उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली और नैनीताल में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की थी और इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर इन्हें डिलीट की उपाधि मिली थी। इन्हें कई सम्मान भी मिले थे, जैसे रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1991 में, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार 1992 में, शमशेर सम्मान 2001 में, साहित्य अकादमी 2004 में। आगे इनकी मुख्य काव्य साधना, मुख्यतः इसी दुनिया में इन्होंने लिखा था और दुष्चक्र में स्रष्टा, इसी दुनिया में के लिए रघुवीर सहाय मिला था और दुष्चक्र में स्रष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये एक बहुत बड़े अनुवादक भी थे। इन्होंने विश्व साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया था। ये तुर्की के नाजिम हिकमत की कविताओं के संग्रह का पहल की पुस्तिका में हिंदी में अनुवाद किया था। इसके अलावा उन्होंने पाब्लो नेरुदा, बर्तोल्त ब्रेख्त, वास्को पोपा, मिरोस्लाव होलुस, तदेउस रुजेविच का भी इनकी कविताओं का भी हिंदी में अनुवाद किया था। इसके अलावा वे आदिवासी लोक कविताओं का भी उन्होंने अनुवाद किया था। इनकी काव्य की विशेषताएं, इनकी कविताओं में यथार्थ का चित्रण इस तरह से किया जाता था कि एक बिंब उपस्थित हो जाता था। उसके बाद ये समाज के अनदेखे और उपेक्षित लोगों की सच्चाइयों को ये उजागर करते थे। आगे है इनकी जनवादी परिवर्तन की ये आकांक्षी थे, अर्थात लोकतंत्र में समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति वे जागरूक थे और इनकी सुविधाओं के वे आकांक्षी थे। आगे है शब्दों का प्रयोग। वे अपनी कविताओं में ठेठ देशी शब्दों का प्रयोग करते थे। तत्सम, तद्भव, देशज और क्लासिक शब्दों का वे प्रयोग करते थे। तो अब हम आगे देखते हैं इस हमारी नींद पाठ की व्याख्या। अब हम आगे कविता की व्याख्या देखते हैं। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत पौधे। यहाँ पे नींद जो है वह स्वाभाविक नींद की चर्चा इसमें की गई है। इन 3 पंक्तियों में स्वाभाविक नींद की चर्चा की गई है कि जब हम सोए हुए होते हैं तब प्रकृति में परिवर्तन होता है, जीवन आगे बढ़ता रहता है। प्रकृति में भी आगे बढ़ने की परिवर्तन हमेशा होते रहती है, परिवर्तित होते रहता है, कुछ न कुछ विकास होते रहता है। तो जब हम सोए हुए रहते हैं तब पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं और जो बीज होते हैं वे उनमें अंकुर भी आ जाता है।
तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब हम सोए हुए रहते हैं तब पेड़ कुछ इंच बढ़ जाते हैं और पौधे कुछ सूत। यहाँ पे प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पेड़ जो हैं वे कुछ इंच बढ़ते हैं और पौधे कुछ सूत। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि उचित मात्रा में खाद, पानी, हवा, रोशनी मिले तो पेड़ पौधे अपनी प्राकृतिक नियमों के अनुसार उनकी वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे पेड़ जो हैं वे पौधों की तुलना में कई गुना बड़े होते हैं। इसीलिए लेखक ने इनकी वृद्धि को, पेड़ की वृद्धि को इंच से और पौधे की वृद्धि को सूत से नापा है, क्योंकि 1 इंच में 8 सूत होते हैं। तो यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ और लेखक के कहने का अर्थ जानना आवश्यक है। तो आगे हम देखते हैं कि अगली पंक्तियों में लेखक ने क्या कहना चाहा है। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। तो जब हम सोए हुए थे तब यहाँ पे इन पंक्तियों में जीवन के संघर्ष की चर्चा की गई है। एक बीज जो होता है वह बीज के मजबूत आवरण को तोड़कर और कोमल सींगों से बाहर निकलता है, तो उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो मनुष्य को भी इन बीजों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपनी कठिनाइयों से, समस्याओं से, परेशानियों से इतना घबरा जाता है कि वह बेपरवाह हो जाता है। लेकिन इन बीजों से हमें संघर्ष की सीख लेनी चाहिए। जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। यहाँ पे मक्खी के जीवन से मनुष्य के जीवन की तुलना की गई है। हर प्राणियों में मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ और लंबा होता है। बहुत सारे प्राणी हैं जो कि जिनका जीवन बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे मक्खी के जीवन से तुलना करने का यही मतलब हुआ कि मक्खी का जीवन क्रम का मतलब होता है किसी भी प्राणी का पैदा लेना और मर जाने, पैदा लेने और मरने के बीच में जो उसके कार्य हैं वो उसका जीवन क्रम हुआ। तो मक्खी का जीवन क्रम, मक्खी पैदा लेता है और असंख्य की संख्या में वे पैदा लेते हैं और वे मर भी जाते हैं। तो इसकी तुलना, ये मक्खियों की चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे मक्खियों की तुलना गरीब लोगों से की गई है कि गरीब के बच्चे और शिक्षा और चेतना के अभाव में बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं और वे उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं और रोगग्रस्त होकर वे बहुत जल्दी मर भी जाते हैं। उनका जीवन क्रम भी मक्खियों की तरह बहुत छोटा हो जाता है, जबकि मनुष्य का जीवन बहुत ही लंबा होता है और उसकी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ स्वप्न होते हैं, लेकिन वह ये सब पूरा बिना किए मर जाता है। तो ये कैसे मरते हैं? यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मक्खियों के बहुत सारे बच्चे पैदा लेते हैं और मर जाते हैं, उनमें से कई तो मारे भी गए दंगे, आगजनी और बमबारी में। तो यहाँ पे मक्खियों के बच्चों के जल्दी मरने की तुलना गरीब और ऐसे लोगों के मरने की तुलना इनसे की जा रही है जो कि दंगे, बमबारी और आगजनी में मर जाते हैं। तो समाज में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, दंगे, आगजनी और बमबारी, ये कैसे होते हैं? ये सब इस तरह की घटनाएं सांप्रदायिकता के कारण और जातीय भेद के कारण इन सभी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और इसमें आतंकवादियों का सह भी होता है। तो ऐसे जघन्य अपराध में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह के अपराध होते हैं, उसमें कई ऐसे मनुष्य मर जाते हैं जो कि अपने जीवन के सपनों को बिना पूरा किए मर जाते हैं। तो इस तरह से मक्खी के बच्चों से वैसे मनुष्य की तुलना की गई है जो कि बमबारी में अपने सपनों को बिना पूरा किए मर जाते हैं। आगे लेखक कहते हैं
गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। यहाँ पे जो गरीब बस्तियों में भी कहने का मतलब है जो गरीब व्यक्ति होता है उसकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, पेट भरना ही बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में वे धर्म और आस्था के नाम पर ठगे जाते हैं और वे भी विलासिता की ओर उन्मुख हो जाते हैं। वे अपना पैसा और वक्त बर्बाद करते हैं जबकि उनके पास समस्याएं बहुत अधिक होती हैं, लेकिन उनकी मान्यता होती है कि हम देवी जागरण करके अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेंगे, लेकिन ये उनकी अशिक्षा का परिणाम है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्वार्थी लोग उन्हें इन सब देवी जागरण पूजा पाठ के चक्कर में लगाते हैं और वे अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। तो ये मूर्ख लोग समझते नहीं हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अपने कर्तव्य करो, अपने कर्तव्य करना चाहिए और जीवन की समस्याओं से जूझने का प्रयास करना चाहिए। देवी जागरण पूजा पाठ ये सब ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपना कर्तव्य करना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं, यानी साधन तो जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी आगे बढ़ता ही जाता है हमारी नींद के बावजूद। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो अत्याचारियों, यहाँ पे अत्याचारियों उनको कहा गया है जो सुविधा भोगी लोग हैं, जो आराम पसंद करने वाले लोग हैं, जो जिनके पास अत्यधिक धन है, वैसे लोग विलासिता के साधन इकट्ठा कर लेते हैं और वे लोग समाज की समस्याओं से बेखबर होते हैं। जब उनके पास अत्यधिक धन होता है तो उन्हें लोक कल्याण में लगाना चाहिए, पर वे ऐसा नहीं करते हैं। वे स्वार्थी लोग होते हैं, वे खुद अपनी तिजोरी भरने में लगे रहते हैं, तो वे भी आराम की बेपरवाही की जीवन जीते हैं। तो जो लोग अमीर हो या गरीब हो, जो बेपरवाही का जीवन जीते हैं, वैसे जीवन जो है, जो बेपरवाह होते हैं उनका जीवन भी आगे बढ़ता जाता है। अमीर हो या गरीब, सभी का जीवन आगे बढ़ता जाता है। जीवन तो बढ़ते ही रहने का नाम है, जीवन आगे बढ़ता जाता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। आगे लेखक कहते हैं, और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। तो यहाँ पे ऐसे लोगों की चर्चा हुई है जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, जो समाज सेवी होते हैं, जो वास्तविक आदरणीय लोग होते हैं। वे जो लोग कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से करना जानते हैं, वे लोग जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, जो लोग ऐसे लोग होते हैं, वे कभी भी अन्याय के खिलाफ सिर नहीं झुकाते हैं। अन्याय के खिलाफ वे मजबूती से इनकार करना जानते हैं। वे सामने वाले को ना कहने की हिम्मत रखते हैं। वैसे लोग ही आगे जाकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इन्हीं ऐसे लोगों के कंधों पर ही राष्ट्र टिका हुआ है। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि जो लोग लापरवाह होते हैं, अपनी समस्याओं से बेपरवाह होकर के जीवन जीते हैं, उनका जीवन भी आगे बढ़ता ही जाता है। तो इस कविता के माध्यम से यह पता चलता है कि कवि की मानसिकता वैसे लोगों के प्रति वे ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो कि अमीर हो या गरीब हो, जो कि लापरवाही का जीवन जीते हैं, जो सुविधा पसंद लोग होते हैं। उन्होंने विलासिता की बहुत सारी चीजें इकट्ठी तो कर ली हैं, पर वे अपने स्वार्थी लोग होते हैं। वे लोक कल्याण की बात नहीं सोचते हैं, और जिनके पास अभाव है वे तो अभावग्रस्त होते ही हैं, और उनके पास बुद्धि की भी कमी होती है। वे लोग दूसरे के बहकावे में आकर अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पे लेखक इन्हीं सब समस्याओं से रूबरू कराते हैं, और ये नींद कविता यहीं पे समाप्त होती है। यदि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।